रेफ्रिजरेशन सिस्टम की दुनिया में वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का एक बड़ा ही अहम रोल है। अगर आप क्रिकेट की भाषा समझते हैं तो जिस तरह से सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट की जगत में सबसे ज्यादा रन बनाया है, उसी तरह अगर आपको रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा चाहिए तो जितने भी एग्जिस्टिंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें VAR रेफ्रिजरेशन सिस्टम की रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। इसका अगर आंकड़ों पे अगर आप गौर करें तो इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 500, 1000, 2000, 3000 टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम लार्ज स्केल पे जाना चाहते हैं तो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को समझना होगा, जो कि VCR सिस्टम से ही कहीं ना कहीं इंस्पायर है या उसी के आधार पे हमने कुछ मॉडिफिकेशन करके वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को बनाया है। तो आइए इस सेशन में हम लोग जानते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है क्या, कैसे इसे हम लोग यूज करेंगे। इसके लिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज इस सेशन में हम लोग वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, दैट मीन्स यहां पे जो हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा वो वेपर के एब्जॉर्ब होने पे मिलेगा। जैसे कि हमने पहले भी जाना है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम मतलब जिस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में वेपर को कंप्रेस किया जाता है और फिर उसे फर्दर यूटिलाइज करते हैं हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को प्राप्त करने के लिए। सिमिलरली उसी तरह हम समझ सकते हैं कि यहां पे वेपर को हम कंप्रेस नहीं करेंगे। VAR रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, जो कि शॉर्ट फॉर्म है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, इसमें हम वेपर को कंप्रेस नहीं करेंगे, वेपर को एब्जॉर्ब करेंगे ना। एब्जॉर्ब करके उसका लिक्विड सॉल्यूशन बना लेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग रीजन है, लेकिन उससे पहले जरा आप इंट्रोडक्शन को ध्यान से समझें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बाय नेम इट सजेस्ट वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि ऐसा रेफ्रिजरेशन सिस्टम जिसमें वेपर को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो जब हम एब्जॉर्ब करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हमें एक रेफ्रिजरेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और दूसरा एक एब्जॉर्वेंट सेलेक्ट करना होगा कि जिसमें वो एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है उस प्रिंसिपल का नाम है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस बाय एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मेथड के द्वारा जब हम गैसेस का लिक्विफिकेशन करते हैं तो ये जो एक्सपेरिमेंट फराडे ने बहुत पहले 1825 के राउंड किया था, उसी कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड होके हमने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने काफी लार्ज स्केल पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को प्राप्त किया। तो सबसे पहले जानिए, ये जो है ओल्डेस्ट मेथड है ना, और ये जिस सिद्धांत पे काम करता है वो है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस बाय एब्जॉर्प्शन। राइट, अब हम इसमें किसको एब्जॉर्ब करेंगे, किसमें या एब्जॉर्ब होगा, तो बहुत तरह के कॉम्बिनेशंस बनाए गए जिसमें कि दो ही हमारे लिए काफी यूजफुल हो पाया। पहला ना एक्वा अमोनिया VAR सिस्टम और दूसरा लिथियम ब्रोमाइड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। राइट, ये दो ही रेफ्रिजरेशन सिस्टम बन पाए। अभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे थोड़ी देर में ना। अच्छा, एक और इसमें जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसको जानना जरूरी है कि इसकी जो टनेज कैपेसिटी होती है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब मिनिमम इसका 500 TR, 800 TR, 1000, 2000 एंड सो ऑन। दैट मीन्स कि लार्ज स्केल पे अगर आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट चाहिए तो फिर वेपर एब्जॉर्प्शन मेथड को आपको यूज करना पड़ेगा। राइट, अब इसमें चलते हैं कि जब हम इसको यूज कर रहे हैं, बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है, क्या ये VCR की तरह एफिशिएंट है? नहीं। इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसका जो COP है, अगर हम उसकी चर्चा करें तो VCR से कम होता है। राइट, VCR सिस्टम से कम होता है ना, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। उसके बाद क्यों कम होता है उसके भी रीजन है ना।
वो अलग बात है कि VCR सिस्टम में हम बहुत बड़े अमाउंट में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट नहीं प्राप्त कर सकते हैं, राइट, उसके लिए VAR ही लेना होगा। लेकिन जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होता है, राइट। ओके, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे इस पॉइंट पे कि ये जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो हीट ऑपरेटेड रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, राइट, और VCR साइकिल जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो मैकेनिकल वर्क ऑपरेटेड है। थोड़ा सा मैं हल्का सा बैकग्राउंड में लेके चलता हूं कि आपने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा कि थर्मल एनर्जी को दो क्वालिटी के आधार पे दो हिस्सों में बांटा गया है, लो ग्रेड ऑफ थर्मल एनर्जी एंड हाई ग्रेड ऑफ थर्मल एनर्जी। यहां ग्रेड का मतलब है क्वालिटी, कौन सी एनर्जी का फॉर्म बेहतर है जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो उसमें वर्क हमारे पास आता है थर्मल एनर्जी के फॉर्म में, जिसे हम लोग हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी बोलते हैं, और हीट आता है जिसे हम लो ग्रेड ऑफ एनर्जी बोलते हैं। हीट जो है फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में बड़े पैमाने पे प्रकृति में अवेलेबल है, एवेंडेंस फॉर्म में अवेलेबल है, राइट। लेकिन जो हाई ग्रेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो वर्क के फॉर्म है, वो बहुत कम अवेलेबल है और उसी की जरूरत हमें ज्यादा होती है। इसीलिए भी हम कहते हैं कि हीट का कन्वर्जन वर्क में करना जरूरी होता है, और हम करते भी हैं विद द हेल्प ऑफ हीट इंजन। ये तो सेकेंड लॉ का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो जो VCR साइकिल है उसमें आप जानते हैं कि हम कुछ एनर्जी को एज ए इनपुट प्रोवाइड करते हैं। तो वहां पे जो हमारा मेन आइटम है वो है कंप्रेसर, जो कि काफी कॉस्टली भी होता है, और मेन मैकेनिकल आइटम है जिसमें मैकेनिकल कंपोनेंट्स है, और कंप्रेसर पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है ना। तो उसको चलाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन किस फॉर्म में? मैकेनिकल वर्क के फॉर्म में, राइट। वहां पे जो कंप्रेसर को एनर्जी मिलेगी, जनरली हम इलेक्ट्रिसिटी से देते हैं ना। इलेक्ट्रिसिटी में कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर वो जाता है, मोटर क्या करता है? उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस में? मैकेनिकल एनर्जी में। कैसे? विद द हेल्प ऑफ मोटर ना। वो आपको कन्वर्जन हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, और वही एनर्जी मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट मींस कि शाफ्ट एनर्जी, जो शाफ्ट के पास एनर्जी है, रोटेटिंग शाफ्ट के पास, वही एनर्जी फिर इनपुट होता है कंप्रेसर्स के लिए। जनरली रेसिप्रोकेटिंग या रोटरी टाइप कंप्रेसर्स हम यूज करते हैं। तो यहां पे जो एनर्जी इनपुट रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो काफी हाई ग्रेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, दैट मींस वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर। लेकिन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ऐसी बात नहीं होती है। यहां पे हम जो एनर्जी इनपुट के तौर पे देते हैं वो कहीं ना कहीं हीट के फॉर्म में होता है, राइट। हीट क्या है? लो ग्रेड ऑफ एनर्जी है, रैंडम फॉर्म की एनर्जी है, इसकी क्वालिटी कम होती है, लेकिन प्रचुर मात्रा में प्रकृति में अवेलेबल है। चाहे वो फ्यूल को हम बर्न करें, बर्निंग ऑफ फ्यूल, जैसे कोल है, बर्न करेंगे ढेर सारी हीट एनर्जी लिबरेट होगी। मान लेते हैं सोलर एनर्जी हमारे पास है, राइट। सोलर एनर्जी में भी हीट एनर्जी बहुत है, सोलर प्लेट लगा देंगे, वहां से हमको ढेर सारा हीट एनर्जी मिल जाएगा। या कोई वेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, जैसे मान लीजिए कि थर्मल पावर प्लांट का जो एग्जॉस्ट है जो बाहर निकल रहा है, या किसी आईसी इंजन का जो एग्जॉस्ट है वो वेस्ट हो रहा है, राइट। तो जहां कहीं भी वेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, वेस्ट हो रहा है, बेकार हो रहा है, राइट, तो उस एनर्जी का यूज करके आप वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को चला सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो एनर्जी वेस्ट हो रही है, थर्मल पावर प्लांट हो या आईसी इंजन हो, वो इसके लिए एज ए इनपुट हो जाएगा, राइट। तो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे काफी वर्क चल रहा है। बहुत लोग इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं कि किस तरह से अगर हमारे पास कोई बाइक है, कोई कार है, जो एनर्जी एग्जॉस्ट के रूप में वेस्ट हो रही है, अगर उसको यूटिलाइज करके एक छोटा सा रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम उसी गाड़ी में बना लें तो फूड इंडस्ट्री में एक क्रांति आ जाएगी। इस पे वर्क चल भी रहा है ना। बहुत लोग जो बड़े स्केल की जो कार है या बस है, ट्रक है, वो जो एनर्जी वेस्ट कर रहा है, अगर उसको यूटिलाइज कर लिया जाए उसी के अंदर जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डेवलप करने में, जैसे कि हम लोग बड़े स्केल पे कोल्ड स्टोरेज में करते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो बड़े स्केल की रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, लेकिन इसमें जो एनर्जी इनपुट है, क्योंकि ये रेफ्रिजरेशन साइकिल है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, कुछ एनर्जी इनपुट देना होगा तभी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की प्राप्ति होगी। तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो किसको यूज करते हैं? हीट को। ये हीट जो है
किसी भी तरह से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं, सोलर एनर्जी से भी प्राप्त कर सकते हैं, राइट। आप जो वेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, चाहे वो आईसी इंजन का एग्जॉस्ट हो, चाहे थर्मल पावर प्लांट का एग्जॉस्ट हो, तो वो जो वेस्ट फॉर्म है उसको भी एज ए इनपुट यूज करते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि VAR सिस्टम में हम कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज करते हैं, लो ग्रेड ऑफ एनर्जी को एज ए इनपुट। अब जब हम एब्जॉर्प्शन करते हैं तो एब्जॉर्प्शन जब भी किसी वेपर का होगा, नाम ही है वेपर एब्जॉर्प्शन, राइट। अब कौन सा वेपर सेलेक्ट करेंगे? VCR साइकिल में हम जो रेफ्रिजरेंट सेलेक्ट करते थे जनरली R134 यूज करते थे, लेटेस्ट में R410 आ गया था, R500 भी आ गया है, बहुत सारा ये लेटेस्ट अपग्रेडेशन है रेफ्रिजरेंट में। बुक में अभी भी R12 भी देता है, तो अगर बुक में आपको R12 मिले एज ए रेफ्रिजरेंट ऑफ VCR साइकिल तो घबराना नहीं है, वो भी बहुत पुराना प्रिंटिंग है, ओल्ड बुक है। लेकिन R134A R134 जरूर याद रखिए क्योंकि ये इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट है, नाउ इट इज कॉमनली यूज होता है। एग्जामिनेशन में भी अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको, तो वहां जरूर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे समझना है कि रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्प्शन होने के लिए हमें रेफ्रिजरेंट, बट यहां पे चूंकि हमारा जो रिक्वायरमेंट है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी का वो बहुत ज्यादा है, राइट। तो हम उस तरह के रेफ्रिजरेंट को यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बहुत कम होता है। जरा अगर आपको याद होगा VCR साइकिल का डायग्राम तो आप देखेंगे कि VCR साइकिल में जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो हमारा यूज था, जैसे मान लेते हैं ये इवोपरेटर है ना, ये मान लेते हैं ये 1 था एंड दिस वाज 4 और इसके अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा था, लेट्स सपोज R134A, ठीक है। तो ये जो इवोपरेटर जो हीट को एब्जॉर्ब करता था ना, यहां पे ड्राइनेस फ्रैक्शन देखे था 0.2 और यहां पे ड्राइनेस फ्रैक्शन था 1, एक तरह से ड्राई स्टेट में। तो यहां से यहां तक जो जितना हीट को एब्जॉर्ब करता था वही हमारा कहीं ना कहीं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता था। तो अगर हम डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट की बात करें, अगर डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट की बात करें तो हम चाहेंगे कि जितना ज्यादा ये हीट एब्जॉर्ब कर सकेगा, ये रेफ्रिजरेंट जो इस ट्यूब में फ्लो कर रहा है, जितना ज्यादा वो हीट को एब्जॉर्ब कर पाएगा उतना ज्यादा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा। तो डेफिनेटली जो सिलेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट है वो हम ऐसा करेंगे जिसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ध्यान रखिएगा, देयर इज one term called latent heat of vaporization ना, the amount of heat required to change its phase from liquid to vapor, इसको फेज बदलने के लिए जितना हीट चाहिए that is called latent heat of vaporization। तो हम जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट चूंकि हमको बहुत ज्यादा चाहिए, दैट मींस Q एब्जॉर्ब बहुत हाई चाहिए, ये बहुत हाई चाहिए मतलब इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी बहुत ज्यादा चाहिए। इसीलिए इस साइकिल में जब हम सेलेक्ट करते हैं ना रेफ्रिजरेंट का तो हमारे पास एक ही नाम दिमाग में आता है और वो है अमोनिया, क्योंकि जितने भी एग्जिस्टिंग रेफ्रिजरेंट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है किसी का तो वो है अमोनिया। तो अमोनिया का तो चुनाव आपने कर लिया, लेकिन ध्यान रखिएगा अमोनिया अगर लेंगे तो कभी भी ये जो कॉइल है इवोपरेटर का जिसमें रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है हम कॉपर का सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अमोनिया जो है कॉपर से रिएक्ट करके प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, तो उसे हम अवॉइड कर दें, तो उसके जगह स्टील का ट्यूब प्रेफर करेंगे। ये भी एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आई होप ये क्लियर है कि व्हाई वी सेलेक्ट अमोनिया इन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, राइट। अमोनिया तो सेलेक्ट कर लिया भैया, लेकिन हमारा सिद्धांत क्या है एब्जॉर्प्शन का, तो फिर हमें एब्जॉर्बेंट भी वैसा खोजना होगा जिसमें अमोनिया जाके एब्जॉर्ब होके लिक्विड सॉल्यूशन बनावे, राइट। चलिए, तो इसके लिए हमारे पास जो सबसे बेस्ट अवेलेबल अगर कोई है तो वो है वाटर। तो अमोनिया जो है वाटर में बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, इसीलिए यहां पे वाटर को भी यूज किया जाता है और अमोनिया को भी यूज किया जाता है। तो आपको समझना है कि इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में दो रेफ्रिजरेंट यूज हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज योर प्राइमरी रेफ्रिजरेंट दैट इज अमोनिया एंड सेकेंडरी इट इज वाटर। वाटर भी एक रेफ्रिजरेंट है ना, एज ए सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इसे हम यूज करते हैं, राइट। लेकिन अब बहुत जगह बुक में आपको ये प्राइमरी सेकेंडरी की चर्चा ही नहीं मिलेगी, बहुत बुक में आप पढ़ेंगे डायरेक्ट वर्ड एक्वा अमोनिया। तो समझने वाली बात है
कि एग्जाम में कैसे हम लोग डील करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखेंगे या यूनिवर्सिटी एग्जाम देखेंगे तो उधर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट के तौर पे किसे यूज करते हैं। बड़ा कंफ्यूजन है, ऑप्शन में अमोनिया भी रहेगा, ऑप्शन में वाटर भी रहेगा और ऑप्शन में एक्वा अमोनिया भी रहेगा, राइट। तो सबसे पहले आप ऑप्शंस को गौर करें, राइट। तो अगर मैं रेफ्रिजरेंट की बात करूं, अमोनिया करेक्ट है, लेकिन अमोनिया तब करेक्ट है जब एक्वा अमोनिया नहीं दिया हुआ रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वाटर को हम एज ए एब्जॉर्बेंट यूज करते हैं ताकि अमोनिया इसमें एब्जॉर्ब होके हमें लिक्विड सॉल्यूशन बना दे, और उस लिक्विड सॉल्यूशन में अमोनिया भी होगा और वाटर भी होगा, जिसे ही कहा गया एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन, राइट। तो इसका बेस्ट आंसर होगा कि VAR सिस्टम का सबसे यूजफुल क्वेश्चन जो है वो यही पूछा जाता है कि इसका रेफ्रिजरेंट क्या है। तो सिंपली अगर रेफ्रिजरेंट पूछा गया है तो बेस्ट आंसर इज एक्वा अमोनिया, क्योंकि इसी सॉल्यूशन का यूज करते हैं, राइट। अगर ऑप्शन में ये नहीं है देन यू शुड गो फॉर अमोनिया। अगर अमोनिया रहेगा ही रहेगा, वाटर है तो भी इसको टिक करेंगे, लेकिन अगर एक्वा अमोनिया प्रेजेंट है तो ये बेस्ट आंसर होगा, राइट। ठीक है, तो अब आई होप ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया आपको, राइट। इसी तरह से एक और हमारे पास रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, वो भी जान लीजिए, लिथियम ब्रोमाइड। दो ही रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो VAR का है वो काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज योर एक्वा अमोनिया VAR सिस्टम एंड सेकेंड वन इज योर लिथियम ब्रोमाइड रेफ्रिजरेशन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें समझना है कि आपको जैसे फील हो रहा होगा एक्वा अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हमारा अमोनिया प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, वाटर एब्जॉर्बेंट रहता है, ऐसा इधर नहीं होता है। ध्यान दीजिए, ऐसा इधर नहीं होता, इधर उल्टा हो जाता है। इधर जो है वाटर ही यूज हो जाता है एज ए प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और लिथियम ब्रोमाइड यूज हो जाता है एज ए एब्जॉर्बेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, बिल्कुल याद रखिएगा ना कि लिथियम ब्रोमाइड रेफ्रिजरेशन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एब्जॉर्बेंट कौन है, दैट इज लिथियम ब्रोमाइड, और मेन रेफ्रिजरेंट कौन है, वाटर। बाकी सारी चीजें सेम रहते हैं, तो इसके लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। और इसमें ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आता है, ध्यान रखना है ना। अमोनिया, एक्वा अमोनिया रेफ्रिजरेंट हुआ, एब्जॉर्बेंट के तौर पे वाटर को यूज करते हैं, ऐसे अमोनिया यूज करते हैं। और मैंने ये भी समझाया आपको कि अमोनिया क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अमोनिया का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जितने भी रेफ्रिजरेंट है उसमें सबसे अधिक होता है। हालांकि ये हार्मफुल है, राइट, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम इसमें जाते हैं, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इसे हम लोग यूज करते हैं। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया, ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपने वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में जाना। अब मैं ये इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सिंपल सी बात है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की कैपेसिटी कम है। अगर कैपेसिटी को इनहेंस करना है तो आपको सिस्टम को इनलार्ज करना होगा। तो किसी स्टूडेंट के मन में यह सवाल उठ सकता है कि सर VCR को ही हम लोग बढ़ा देते हैं, बड़े साइज का इवोपरेटर ले लेते हैं, बड़े साइज का कंडेंसर ले लेते हैं, कंप्रेसर का भी साइज बड़ा कर देते हैं, क्या दिक्कत है सर, रेफ्रिजरेशन की कैपेसिटी हमको भी 1000 TR आ जाएगा। ठीक है, सोचना अच्छी बात है, ऐसा हम सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे तो ये भी सुन लीजिए कि समस्या क्या क्या उत्पन्न होगा। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि VCR सिस्टम, जो सिंपल हम लोग VCR सिस्टम पढ़ते हैं, उसमें सबसे महंगा आइटम कौन है, कंप्रेसर, राइट। कंप्रेसर है जो कि लगभग 25 से 30% पावर इनपुट चाहिए, जितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है ना। जनरली VCR साइकिल का कॉप कितना होगा, 3, 4 भी हम अगर पकड़ते हैं, दैट मींस कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जितना है उसका 1/4 पावर इनपुट हमको देना पड़ेगा। तो अगर हम लेट सपोज 1000 TR अगर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लेते हैं तो इसका 1/4 तो पावर हम ही को पहले देना होगा। तो जरा निकाल लीजिए कि कितना किलोवाट पावर देना होगा। रफली मैं बताता हूं, 1000 TR, एक TR में 3.5 किलोवाट, तो इसमें कितना हो जाएगा, तो लगभग ना अगर 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 में तो 3500 किलोवाट के राउंड, तो 3500 किलोवाट पावर आपको देना पड़ेगा एज ए इनपुट। दैट विल बी ह्यूज पावर। इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना आएगा कि आप कहोगे कि नहीं नहीं नहीं, हमारा जो है रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम यूज नहीं करेंगे। दूसरी बात, पहला ये समस्या आएगी, पावर रिक्वायरमेंट विल बी ह्यूज। दूसरा, कंप्रेसर जब यूज करेंगे तो उसका साइज भी बढ़ाना पड़ेगा, तो पिस्टन, सिलेंडर, कनेक्टिंग रॉड, एवरीथिंग विल बी इनलार्ज।
कॉस्ट बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा ना, क्योंकि ये सारे कंपोनेंट्स बहुत हाई ग्रेड ऑफ स्टील के बने होते हैं, साइज बहुत बड़ा होगा। दूसरा, सिस्टम का इनर्शिया इफेक्ट बढ़ जाएगा, वो सारे रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स हैं, पिस्टन, सिलेंडर, कनेक्ट, पिस्टन जो है वो रेसिप्रोकेट करता है, और आपको पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स में सबसे ज्यादा अनबैलेंस फोर्स डेवलप होता है। तो सिस्टम विल बी बल्की, हेवी, ह्यूज वाइब्रेशंस होंगे, उसके पार्ट्स जो है बहुत जल्दी टूट जाएंगे। मिल तो जाएगा, कर सकते हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हो गया। प्लस पावर रिक्वायरमेंट बहुत चाहिए, उसका मेंटेनेंस, साइज बड़ा होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होगा, रनिंग कॉस्ट ज्यादा होगा, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो एक बात तो भैया क्लियर हो गई कि VCR साइकिल को आप इनलार्ज नहीं कर सकते, करोगे तो समस्याओं का लंबा लिस्ट आपको मिलेगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब जाएंगे वेपर एब्जॉर्प्शन में, थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज करेंगे, राइट। अब दिमाग लगाओ कि क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है एज ए इंजीनियर ना। तो कंप्रेसर किस तरह का डिवाइस है, कंप्रेसर तो हो गया पावर कंज्यूमिंग डिवाइस, पावर को कंज्यूम करता है। काम क्या है कंप्रेसर का, प्रेशराइज करना, राइट। अब जरा दिमाग लगाइए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जितने भी डिवाइसेस आपने पढ़े हैं उसमें ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसका फंक्शन कंप्रेसर से मिलता जुलता है, मतलब वो पावर कंज्यूमिंग भी हो प्लस प्रेशराइज भी करे, है ना। हमारे पास फ्लूइड मशीनरी में आपने पढ़ा होगा पंप, राइट। तो अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं कंप्रेसर को बड़ा नहीं कर सकता हूं तो एक काम करते हैं, हम कंप्रेसर के सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं, तभी तो नया रिजल्ट आएगा। तो आ गया भैया पंप से कर सकते हैं, लेकिन पंप में एक समस्या है। समस्या क्या है कि वो लिक्विड को ही डील करता है, वेपर को डील नहीं करता है, लिक्विड को ही प्रेशराइज करेगा। तो अब आपको सोचना होगा, दिमाग में आएगा कि भैया पंप तो हम कंप्रेसर की जगह पंप तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेकिन पंप के लिए हमको लिक्विड चाहिए। अब लिक्विड भैया किधर आएगा, तो लिक्विड आएगा इधर से, रेफ्रिजरेंट प्लस एब्जॉर्बेंट। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट यूज किया गया कि पंप लगा देंगे, और पंप में कंप्रेसर की तुलना में बहुत ही कम पावर इनपुट की जरूरत होती है, राइट। ज्यादा प्रेशराइज करना बहुत कम, उसके तुलना में बहुत कम चाहिए। तो पंप तो लगा देंगे, फायदा कर जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या है, हमको क्या चाहिए, लिक्विड सॉल्यूशन चाहिए। और लिक्विड सॉल्यूशन तो अमोनिया को एज ए वेपर यूज करेंगे इवोपरेटर में, और इवोपरेटर के बाद और पंप के पहले कहीं ना कहीं इसे हमको लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा। इसीलिए हमें जरूरत होती है एक हीट एक्सचेंजर, जिसे हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बर की। उस एब्जॉर्बर में वाटर रहता है, इधर से इवोपरेटर से अमोनिया वेपर गया, दोनों एक दूसरे में एब्जॉर्ब होगा, कुछ हीट जो है एब्जॉर्ब होने के क्रम में केमिकल रिएक्शंस होंगे, कुछ हीट रिजेक्ट होगा, सराउंडिंग में चला जाएगा, एंड फाइनली यू विल हैव स्ट्रॉन्ग एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन एट द आउटलेट ऑफ एब्जॉर्बर। तो इवोपरेटर था, बिल्कुल इवोपरेटर में अमोनिया दिया, वेपर है ना, यहां पे वेट वेपर से कन्वर्ट हुआ ड्राई सेचुरेटेड वेपर में, ठीक है। उसके बाद ये वेपर है, हमको कन्वर्ट, क्योंकि इवोपरेटर के बाद जनरली क्या होता है, कौन सा आइटम होता है, कंप्रेसर, बट कंप्रेसर को हमने सब्स्टिट्यूट करके पंप लगाया है, पंप के लिए लिक्विड चाहिए। तो आपको पंप और इवोपरेटर के बीच में लगाना होगा एक डिवाइस जिसका नाम एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर में जैसे अमोनिया वेपर जाएगा, वाटर के साथ मिल करके बना लेगा एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन। अब एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन बन गया, लिक्विड तैयार है, पंप में भेज दीजिए, प्रेशराइज हो जाएगा। लेकिन प्रेशराइज होके गया तो किस फॉर्म में गया, लिक्विड के फॉर्म में ही गया, राइट। तो ध्यान से देखिए क्या क्या मॉडिफिकेशन किया आपने, कंप्रेसर को सब्स्टिट्यूट किया तो पहले आपको एक पंप लगाना पड़ा, पंप के लिए आपको एब्जॉर्बर लगाना पड़ा। नाउ पंप के बाद जब हम उसे प्रेशराइज कर देंगे, इवोपरेटर प्रेशर से कंडेंसर प्रेशर तक उसे P1 से P2 प्रेशराइज पंप द्वारा कर देंगे, तो पंप तो हो गया, लेकिन क्या मिला आपको, सिर्फ लिक्विड। तो कहीं ना कहीं लिक्विड को फिर वेपर बनाना पड़ेगा ना, तब जाके वो कंडेंसर में हीट रिजेक्ट करेगा, राइट। तो इसके लिए एक और हीट एक्सचेंजर आपको चाहिए जिसका नाम है जनरेटर। तो जनरेटर में हम लोग ये सारे हीट फॉर्म जो है, वेस्ट फॉर्म है, एज ए इनपुट देते हैं, जो वेस्ट एनर्जी है इनपुट, और वो एक्वा अमोनिया के सॉल्यूशन को गर्म करता है ना, गर्म करेगा। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर से कम होता है, इसलिए अमोनिया बहुत जल्दी वेपराइज हो जाएगा, और वो वेपराइज होके चला जाएगा कंडेंसर में,
और जो बच जाएगा थोड़ा बहुत एमोनिया वाटर के साथ, वो दैट इज वीक सॉल्यूशन ऑफ एक्वा अमोनिया, उसे अब क्या करेंगे, फेंक तो नहीं सकते, तो क्या करेंगे, फिर उसे वापस हम प्रेशर को रिड्यूस करके वापस बुला लेंगे एब्जॉर्बर में। तो एक रिड्यूसिंग वाल्व की जरूरत होती है। यह कहानी मैंने इसलिए सुनाया कि आप ये जान सके कि VCR से VAR सिस्टम हम कैसे अप्रोच करते हैं। तो VCR सिस्टम में 4 आइटम होते हैं, इवोपरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, थ्रॉटलिंग वाल्व या एक्सपेंशन वाल्व। इसमें 3 आइटम वेपर एब्जॉर्प्शन में ही रहेगा, सिर्फ कंप्रेसर चेंज होगा, और कंप्रेसर को चेंज करने के लिए इतना झंझट हमें लगाना पड़ेगा। एब्जॉर्बर चाहिए ताकि लिक्विड बने, लिक्विड है तो पंप में जाएगा, पंप उसको प्रेशराइज करेगा तो पंप चाहिए, एब्जॉर्बर चाहिए, फिर जनरेटर चाहिए। जनरेटर एक हीट एक्सचेंजर है जिसमें हम हीट सप्लाई देते हैं और वो लिक्विड को गर्म करके वेपराइज कर देता है, सॉल्यूशंस को वेपराइज कर देता है। तो एक जनरेटर की जरूरत है, जो उसमें बचा खुचा एक्वा अमोनिया होगा उसको वापस ले आते हैं रिड्यूसिंग वाल्व पे। तो 4 आइटम की जरूरत पड़ेगी। दिस इज द मेन क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, इंटरव्यू में भी पूछेगा और ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। आपको लिखना भी पड़ेगा कि कंप्रेसर को किन चीजों से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट तो पंप ही है, लेकिन इस रेफ्रिजरेशन साइकिल को चलाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, एब्जॉर्बर, पंप, जनरेटर और रिड्यूसिंग वाल्व। तो ये रहा हमारा कनेक्टिंग लिंक कि VCR साइकिल से VAR जाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए अब हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं और इसे और डिटेल में समझते हैं। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है, आइए इस चीज को एक्सप्लोर करते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम VCR सिस्टम के मॉडिफिकेशन का परिणाम है। तो सबसे पहले VCR सिस्टम देखते हैं। तो VCR सिस्टम में हमारे पास क्या रहता है, इवोपरेटर ना, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, और यहां पे बीच में हमारा रहता है कंप्रेसर, राइट। और यहां पे हम कंप्रेसर को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो इवोपरेटर को अगर हम देखें, कंडेंसर को देखें, एक्सपेंशन वाल्व, ये तीनों का वही रोल है जो कि VCR में था, कोई नई चीज नहीं है। तो आप अगर देखें तो अगर समझें कि अगर ये इवोपरेटर है तो इवोपरेटर का मतलब क्या हुआ कि ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो ले लेते हैं दैट इज QE, दैट इज QE भी लिख सकते हैं, आगे हमें जरूरत होगी। और यही जो एब्जॉर्ब करता है हीट, वो कहीं ना कहीं हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो है एक्वा अमोनिया, राइट। बीच में बाद में वो फिर अमोनिया वेपर बन जाता है। तो यहां पे हमारे पास जो है, अगर हम ध्यान से देखें तो इवोपरेटर से पहले हमारे पास अमोनिया वेपर का लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर होता है जिसकी ड्राइनेस फ्रैक्शन नियरली 0.2, बिल्कुल VCR की तरह। लेकिन ध्यान रखना है यहां पे जो है लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर किसका है, सिर्फ अमोनिया का, राइट। उसके बाद इसे हीट इसने एब्जॉर्ब किया इवोपरेटर में। तो ये जो स्टेट हो गया, ये एक तरह से कह सकते हैं कि अब जो है हमारा अमोनिया वेपर बन गया है। और अगर इसकी स्थिति को समझे तो ये कहीं ना कहीं ड्राई सैचुरेटेड वेपर बन गया है, राइट। ओके, अब यहां तक तो क्लियर था, राइट। यहां हम समझ रहे हैं कि यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद VCR में क्या था, कंप्रेसर था, और कंप्रेसर को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, पंप के द्वारा, जिसका प्रेशर राइज होना है इवोपरेटर प्रेशर से कंडेंसर प्रेशर तक। तो डेफिनेटली यहां से यहां तक प्रेशर राइज करने के लिए हमें एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जो कि सब्स्टिट्यूट है किसका, कंप्रेसर का, दैट इज पंप। तो पंप क्या करेगा, यहां से इस प्रेशर पे, इवोपरेटर प्रेशर से इसको कंप्रेस करेगा। लेकिन समझने वाली बात है, पंप ऑलवेज डील्स विथ लिक्विड, बट हमारे पास तो अभी लिक्विड है नहीं, क्या है, अमोनिया वेपर है। तो इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको सेटअप लगाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्बर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा एब्जॉर्बर होता है, और एब्जॉर्बर आप जो है इसमें वाटर फिल्ड रहेगा ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ से जब ये ड्राई सैचुरेटेड अमोनिया वेपर जब इस एब्जॉर्बर में जाएगा तो यहाँ से जो ये बन के निकलेगा दैट विल बी द स्ट्रॉन्ग एक्वा अमोनिया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग, या यहां पे समझना होगा
इसे रिच मिक्सचर भी बोलते हैं ना। स्ट्रॉन्ग एक्वा अमोनिया का मतलब है कि इस सॉल्यूशन में अधिकतम मात्रा किसकी है, अमोनिया की है, वाटर काफी कम मात्रा में है। ड्यू टू दिस एब्जॉर्प्शन कुछ हीट जो है रिजेक्ट होगा कहां पे, सराउंडिंग में। तो यहां पे जो एब्जॉर्बर से जो हीट कुछ रिलीज होगा, तो एब्जॉर्बर है ना, क्यों एब्जॉर्बर से हीट रिलीज हो रहा है, तो यहां पे हम लोग क्यों यहां से कुछ रिजेक्ट हुआ, ओके ठीक है। कहां ये रिजेक्ट होगा, तो एम्बिएंट में, सराउंडिंग टेम्परेचर जो हमारा है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं हमारा हो गया हीट रिजेक्टेड बाय द एब्जॉर्बर, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा कहीं ना कहीं हो गया हीट रिजेक्टेड बाय एब्जॉर्बर टू द सराउंडिंग। अब जो हीट रिजेक्ट हुआ टू एम्बिएंट टेम्परेचर, ओके। अब यहां से ये जो सॉल्यूशन मिला वो क्या बना, स्ट्रॉन्ग एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन, बट प्रेशर अभी भी क्या है, इवोपरेटर प्रेशर पे ही है। तो हम क्या करेंगे, पंप में बहुत ही कम कंप्रेसर की तुलना में बहुत ही कम वर्क इनपुट की जरूरत होती है, राइट। वर्क इनपुट टू द पंप, थोड़ा सा ही वर्क देंगे, ये P1 से यू कैन से इवोपरेटर से प्रेशराइज करके पहुंचा दिया कंडेंसर प्रेशर पे, राइट। बट अभी भी ये लिक्विड है, ये 1 हो गया, तो चलिए इसको हम लोग 2 ले लेते हैं। तो 2 पे अगर हम देखें सॉल्यूशन तो क्या है, स्ट्रॉन्ग एक्वा अमोनिया है, बट प्रेशर क्या है, लो है, इवोपरेटर प्रेशर पे। अब पंप से प्रेशराइज किया तो ये हो गया हमारा लेट्स सपोज 3। तो अब जो होगा ये अगेन एक्वा अमोनिया है, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है, बट प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, ओके ठीक है। बट अभी भी ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, और अगर कंडेंसर में लाना है तो इसको वेपराइज करना होगा। तो यहां पे आपको फिर एक नया सेटअप चाहिए, एक नया हमें हीट एक्सचेंजर लगाना होगा जिसका नाम है जनरेटर। तो जनरेटर क्यों लगाते हैं समझिए, ताकि इस लिक्विड सॉल्यूशन को हम वेपर में कन्वर्ट कर सके ना, तब जाके ये कंडेंसर में कहीं ना कहीं यहां से हीट रिजेक्ट होगा। कंडेंसर जो है आप जानते हैं कि हीट रिजेक्ट करता है कहां, अगेन इट विल बी टू एम्बिएंट, ठीक है। तो ये करने के लिए हमको यहां पे क्या चाहिए, इसके इनलेट पे कहीं ना कहीं हमको अमोनिया वेपर चाहिए, ठीक है। लेकिन ये होगा कैसे, ध्यान से देखिए, यहां पे लिक्विड ही है, यहां वेपर है, तो बीच में जनरेटर होगा, और इसी जनरेटर में हम लोग बाहर से हीट सप्लाई करेंगे QG, और ये जो हीट होगा यही हमारा होगा ना, दैट इज सोर्स ऑफ हीट। ध्यान से अगर देखें, दैट इज योर सोर्स ऑफ हीट, चाहे ये वेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, वेस्ट हीट हो, चाहे आपका सोलर एनर्जी हो, चाहे आपका एग्जॉस्ट हो, एग्जॉस्ट ऑफ आईसी इंजन एंड सो ऑन। तो जो भी सोर्स ऑफ हीट है वो यहीं से हम सप्लाई करते हैं, और इस जनरेटर में आने के बाद अब देखिए यहां पे अगर हमारा एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन था तो ये गर्म होगा, और गर्म होगा चूंकि अमोनिया का बॉइलिंग टेम्परेचर कम होता है तो ये इजिली वेपराइज हो जाएगा, और जो स्ट्रॉन्ग, ध्यान समझिए, स्ट्रॉन्ग अमोनिया वेपर है, स्ट्रॉन्ग मतलब जिसमें अमोनिया ऑलमोस्ट सारा अमोनिया है वो हमारा आ जाता है कंडेंसर में, और यहां पे कुछ न कुछ हमारे पास वीक सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन इधर चला जाएगा, वीक सॉल्यूशन। ध्यान से रखिएगा, जनरेटर में सिर्फ अमोनिया गया, वाटर वेपराइज नहीं हो रहा, हम उतना हीट देते हैं ताकि वाटर वेपर जो है यहां पे वाटर ही रह गया, लेकिन अमोनिया सारा चला गया। अब ये वाटर है ना, और कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट अमोनिया भी बच जाता है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, वेस्ट तो कर नहीं सकते, तो फिर इसे हम लोग क्या करते हैं, वापस एब्जॉर्बर में भेज देते हैं ना। तो जो वीक सॉल्यूशन हुआ, ध्यान से देखेंगे, तो यहां से जो हमारा वीक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वो आ जाएगा हमारा यहां पे। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर ये तो प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर क्या है, कंडेंसर प्रेशर पे है, यहां पे हमारा तो इवोपरेटर प्रेशर है एब्जॉर्बर में, इसीलिए यहां पे आपको जरूरत पड़ेगी एक रिड्यूसिंग वाल्व की। तो ध्यान से समझिए, तो जनरेटर और एब्जॉर्बर के बीच जो वीक सॉल्यूशन आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, वीक सॉल्यूशन है, किसका, एक्वा अमोनिया का। यहां भी हमारे पास क्या है,
वीक सॉल्यूशन ऑफ एक्वा अमोनिया है, जो बच गया उसे हम लोग भेज रहे वापस एब्जॉर्बर, इसीलिए कि इसको करेंगे तो क्या करें, वेस्ट करने से अच्छा है कि इसमें भेज देंगे, ये अपना साइकिल चलता रहेगा। लेकिन इस काम को करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक रिड्यूसिंग वाल्व की, क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा है, ये हाई प्रेशर पे है। तो चलिए इसको लेट सपोज ले लेते हैं 3' और ये फिर वापस आ गया तो 2 था, तो इसे ले लेते हैं 2' या 4' जो आपकी इच्छा हो ना। चलिए तो हम लोग इसको 2' ले लेते हैं, फिर ये हमारा वापस एब्जॉर्बर में आ गया। तो ये साइकिल कंप्लीट हो गया। तो ध्यान से देखिए आपने VCR साइकिल में क्या मॉडिफाई किया, इन तीनों को जगह है, और यहां से अगर हम समझें तो ये सेगमेंट जो है वो कंप्लीट चेंज किया हमने VCR से। माय डियर स्टूडेंट, आप एक चीज को जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको बहुत लॉजिक बात बताने वाला हूं कि ये डायग्राम अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो ये सारा डायग्राम इधर मिलेगा और साइकिल आपका मूव करेगा क्लॉकवाइज सेंस में। गलत नहीं है, मैं उसे गलत नहीं कहूंगा, लेकिन एक लॉजिक समझिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, क्योंकि पावर कंज्यूमिंग साइकिल है। शायद इस डायग्राम को, ब्लॉक डायग्राम को बनाने वक्त बुक में या बहुत लोगों ने इस बात का ध्यान नहीं रखा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे स्टूडेंट हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। और ये मुझे काफी प्रभावित भी करता है कि जब हमारा साइकिल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलेगा तो मैं ब्लॉक डायग्राम भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही बनाऊंगा। मैंने देखा है आपकी लेवल में जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसमें ये सारा फिगर रिवर्स कर दिया है, मैंने इस सेटअप को इधर कर दिया, इसको इधर किया, दैट मीन साइकिल का मूवमेंट क्लॉकवाइज कर दिया। तो प्रोसेस यही फॉलो करते हैं, सारा सेटअप यही रहता है, बट हमारा मूवमेंट क्लॉकवाइज सेंस में है। मेरा क्वेश्चन एक ही है, क्या वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है जो आपका मूवमेंट क्लॉकवाइज सेंस में हो रहा? आई सपोज आपको आंसर शायद समझ में आ गया होगा ना। चलिए तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, और ये मैंने रेयरली देखा है कि किसी बुक में ऐसा दिया जाता है, तो ये मेरा खुद का थिंकिंग है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिए और प्रयास करिए एंटी क्लॉकवाइज में ही काम करने का, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही प्रोसेस को समझने का। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पे हमने जनरेटर किया, जनरेटर से अमोनिया वेपर बना दिया, स्ट्रॉन्ग है, आ गया, ये पॉइंट हम लोग ले लेते हैं 3 था, दिस विल बी योर पॉइंट 4। इसके बाद सिमिलर प्रोसेस, हीट विल बी रिजेक्टेड, और यहां पे हमारा 5 आ जाएगा। जैसे 5 में हमारा होता था, आपको पता है, दिस विल बी योर सैचुरेटेड लिक्विड। तो यहां पे हीट रिजेक्ट करने के बाद अमोनिया जो है सैचुरेटेड लिक्विड के फॉर्म में अमोनिया आ जाएगा। यहां प्रेशर ज्यादा है, फिर एक्सपेंशन वाल्व है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस होगा, और ड्यूरिंग दैट थ्रॉटलिंग प्रोसेस थोड़ा सा सम अमाउंट ऑफ अमोनिया लिक्विड वेपराइज हो जाता है। तो यहां पे आपको फिर से, चलिए इवेपोरेटर से पहले जो मिलेगा वो अमोनिया ही मिलेगा, बट लिक्विड वेपर मिक्सचर में ना वेट वेपर के फॉर्म में मिलेगा, जिसकी ड्राइनेस फ्रैक्शन वेरी सिमिलर टू VCR 0.2 ही रहता है। एक ही चीज समझना है, VCR से VAR को अलग करने वाला आइटम ये सारा है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि कंप्रेसर को आपने सब्स्टिट्यूट किससे किया। अगर ये लड़का समझ गया तो फिर इसको एक्सप्लेन करने में कुछ भी नहीं। अब आप अगर ब्लॉक डायग्राम समझ गए तो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, एग्जाम में इसे लिख सकते हैं और हर एक का पर्पस समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार देख लेंगे क्या क्या सब्स्टिट्यूट किया। तो कॉमन कॉन्सेप्ट दिमाग में लगाइए कि कंप्रेसर है, कंप्रेसर को सब्स्टिट्यूट करने वाला एक ही आइटम है पंप, लेकिन पंप को चलाने के लिए वी वांट लिक्विड, लिक्विड नहीं है, यहां अमोनिया वेपर है, तो वी नीड एब्जॉर्बर। चलिए एब्जॉर्बर था, लो प्रेशर था, प्रेशराइज करके हाई प्रेशर गया, बट है तो लिक्विड, तो इसको यहां कंडेंसर में भेजने के लिए हमें वेपर चाहिए, तो वी नीड जनरेटर। ठीक है, तो यहां से हमने भेजा, कुछ बच गया वीक सॉल्यूशन, क्या किया हमने रिड्यूसिंग वाल्व के तहत वापस भेज दिया। तो आप समझ सकते हैं हमने कंप्रेसर को सब्स्टिट्यूट किया, एब्जॉर्बर, पंप, जनरेटर एंड रिड्यूसिंग वाल्व। कुछ बुक में रिड्यूसिंग वाल्व नहीं देता है, लेकिन मेरा मानिए आप रिड्यूसिंग वाल्व भी जानिए, वो भी हम सब्स्टिट्यूट ही कर रहे हैं, राइट। और इस तरह से हम VAR साइकिल सिस्टम का यूज करते हैं और इसे यूज कर लेते हैं ह्यूज अमाउंट में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को प्राप्त करने के लिए। चलिए इसमें अगर हम हीट एक्सचेंज को गौर करें तो ध्यान से देखिए, जो एब्जॉर्बर है और कंडेंसर है, दोनों यहां पे समझ लीजिए ना, दोनों का टेम्परेचर सेम रहता है, ये हमारा एजम्पशन है, और ये दोनों जो हीट रिजेक्ट करता है एम्बिएंट में हीट रिजेक्ट कर रहा है। तो यहां पे अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास 3 थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है। पहला
इवोपरेटर, जैसे कि हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम में करते थे ना, सिंक और सोर्स, तो यहां पे हमारा इवोपरेटर है और कंडेंसर है। लेकिन इसके अलावे भी हमारा जनरेटर है। कंडेंसर और एब्जॉर्बर का टेम्परेचर सेम होता है, दोनों रिजेक्ट एम्बिएंट में करते हैं, इसीलिए इस दोनों को हम एक ही मान रहे हैं। तो ये एक, ये दो और थर्ड विल बी जनरेटर। तो इधर 3 थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है। तो आइए अब हम लोग थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से देखते हैं किस तरह से हीट आ रहा है, जा रहा है, और इसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कैसे लिखेंगे, और फिर इस सिस्टम का सीओपी कैसे लिखेंगे। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, फिर लास्ट में ट्रिक बताऊंगा कि अगर आप भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो आप कैसे उसे चंद सेकंड में उसे लिख सकते हैं, और उसके बाद अगर न्यूमेरिकल आया तो बस डाटा पुट करिए, न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिटेल थर्मोडायनामिक एनालिसिस ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अगर हम वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का थर्मोडायनामिक एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये ब्लॉक डायग्राम है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा हो गया वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, आप देख सकते हैं, जिसे मैंने सर्कल कर रखा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख रहे हैं। चलिए एक चीज़ तो क्लियर है, इसमें हमारे पास इवोपरेटर है। इवोपरेटर जनरली लो टेम्परेचर रिजर्वायर है, तो ये नीचे हो गया, इसका टेम्परेचर TE लिख रहे हैं। और ये जो हीट एब्जॉर्प्शन सिस्टम जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है इवोपरेटर में, दैट विल बी Q एब्जॉर्ब, जिसे QE भी लिखते हैं, E मतलब इवोपरेटर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। यही कहीं ना कहीं हमारा क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। तो जैसा कि हम लोग पहले भी रेफ्रिजरेशन साइकिल देखें, हीट हमेशा लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर जाता है, एरो अपवर्ड होगा। ओके, ठीक है। दूसरा, हम सिस्टम में देखते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हमारा वर्क इनपुट होता है, तो कंप्रेसर नहीं है लेकिन पंप है, तो स्लाइटली वर्क इनपुट टू द सिस्टम, इसीलिए इस सिस्टम के अंदर आ रहा है एरो इनसाइड। तो ये दो अंदर आने वाली एनर्जी है। और अगर ध्यान से देखें कि इस सिस्टम में, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हीट और कहीं बाहर से आ रहा है, तो आपको याद होगा कि जो वेस्ट हीट था वो भी तो कहीं ना कहीं हम, चाहे वो एग्जॉस्ट हो, चाहे फ्यूल को बर्न करने के बाद हमें वो मिले, वो भी हीट तो हम सिस्टम को देते थे जनरेटर में ना। तो ये जो रिजर्वायर है जिसे हमने जनरेटर का टेम्परेचर लिया है, ये वो QG सप्लाई कर रहा है किसको, रेफ्रिजरेशन सिस्टम को, इसीलिए एरो क्या होगा, इनसाइड। समझिए, इस सिस्टम में बाहर से एनर्जी आ रही है। उस पूरे ब्लॉक डायग्राम को अगर सिस्टम मान लें तो सिस्टम में एनर्जी कौन दे रहा है, एक तो इवोपरेटर था, वर्क इनपुट आ रहा है, और QG दे रहा है। ये 3 एनर्जी जो है एज ए इनपुट मिल रहा है। और सिस्टम से बाहर एनर्जी कहां जा रही है, तो आपको याद होगा एब्जॉर्बर में कुछ हीट रिजेक्ट हो रहा था, ठीक है, एम्बिएंट पे, और कंडेंसर में कुछ हीट रिजेक्ट हो रहा था एम्बिएंट में। और हम ये एज्यूम करते हैं कि जो एब्जॉर्बर और कंडेंसर दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं और दोनों एम्बिएंट में ही हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, तो इस सिस्टम से हीट रिजेक्ट होगा। तो हीट Q एब्जॉर्बर हो गया हीट रिजेक्टेड बाय Q एब्जॉर्बर प्लस हीट रिजेक्टेड बाय कंडेंसर। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कितना हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो जनरली VCR साइकिल में हम लोग कंडेंसर से जो हीट रिजेक्ट होता था उसे ही मानते थे, बट ऐसा नहीं है, इसमें एब्जॉर्बर भी आएगा। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं 3 टेम्परेचर रिजर्वायर दिख रहा है, इवोपरेटर, जनरेटर और एम्बिएंट। डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए, ये 3 एनर्जी सिस्टम में आ रही है, और ये 2 एनर्जी जिसको मैंने सम कर दी, ये दोनों सिस्टम से बाहर जा रही है, ठीक है। तो अगर एनर्जी बैलेंस आप लिखेंगे, ठीक है, अगर मैं फर्स्ट लॉ यहां पे लगा दूं तो कैन आई राइट, ठीक है, एनर्जी इनपुट विल बी एनर्जी आउटपुट। तो देखिए कौन कौन सा एनर्जी है, दिस, तो कैन आई राइट Q इवोपरेटर प्लस Q जनरेटर प्लस वर्क इनपुट, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू Q कंडेंसर प्लस Q, A ले लेते हैं, A फॉर एब्जॉर्बर। तो ये कहीं ना कहीं हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया, जिसमें कि हम इसे लिख सकते हैं। चलिए, ये बात समझ में आ गई, जिसमें 4 हीट के फॉर्म में और ये स्मॉलर अमाउंट है वर्क के फॉर्म में, राइट। चलिए, तो दीज आर द एनर्जी इनपुट्स टू द सिस्टम, राइट ना। इस सिस्टम को अगर हम बैलेंस करें तो ये कहीं ना कहीं हीट हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है। अब इस पूरे सिस्टम में
ठीक है। अगर हम इसका सीओपी लिखना चाहें तो सीओपी क्या होता है, दैट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय एनर्जी इनपुट, राइट। अब देखिए यहां पे समझना है कि जब हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लेंगे तो क्यू एब्जॉर्ब विल बी योर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है। और एनर्जी फॉर्म जो है दो ही रूप में हो रहा है, एक पंप और एक जी। ये अलग बात है, फर्स्ट लॉ में हम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन जब सीओपी निकालेंगे तो ध्यान से देखिए आप, क्या था फॉर्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट का ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय एनर्जी इनपुट। उसमें वीसीआर में क्या था, यहां कंप्रेसर वर्क था, तो कंप्रेसर वर्क की जगह हमने पंप वर्क ले लिया एज ए इनपुट, प्लस जो जनरेटर से हीट हमको सिस्टम में मिल रहा है एज ए इनपुट उसको भी ले लिया हमने। थोड़ा सा इसका ब्लॉक डायग्राम डिफरेंट है ना, इसीलिए इसको केयरफुली देखिए और कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमारा कहीं ना कहीं हो गया। हाँ, अगर हम मैक्सिमम सीओपी चाहते हैं तो यहां पे फिर इसको नेग्लेक्ट करना होगा। तो अगर आप सीओपी मैक्सिमम चाहते हैं यही फॉर्मूला में, अगर इसे मैं ऑलमोस्ट जीरो मान लूं क्योंकि बहुत कम वैल्यू होता है पंप इनपुट का, तो अगर थ्योरेटिकल सीओपी इसका अगर पूछा जाए या मैक्सिमम सीओपी पूछा जाए तो उस केस में फिर ये न्यूमेरिकल हो जाएगा QE बाय QG। इवापोरेटर से जितना हीट आपको मिल रहा है और ये दोनों का रेशियो अगर निकाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको यह जो है वो क्या दे देगा, मैक्सिमम सीओपी या थ्योरेटिकल सीओपी। ओके, चलिए तो ये हमारा हो गया। तो उस केस में यहां पे पंप वर्क नेग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप जो है इसे अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो QE प्लस QG विल बी इक्वल्स टू QC प्लस Q एब्जॉर्ब। चलिए तो ये एक इक्वेशन मिल गया आपको, और फाइनली आपको चाहिए QE बाय QG। एक तो इक्वेशन ये है। दूसरा, अगर इस सिस्टम को हम रिवर्सिबल सिस्टम मान के डील करें ना, रिवर्स सिस्टम को मान के डील करें, तो आपने पढ़ा होगा क्लॉसियस इनइक्वालिटी ना। हालांकि एजम्पशन ही है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में थ्रॉटलिंग भी होता है, जिस कारण से ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। बट मैं यहां पे एज्यूम कर रहा हूं कि यहां पे एक्सपेंशन वाल्व में इरिवर्सिबिलिटी नहीं हो रही है, पूरा रिवर्सिबल सिस्टम है, ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम फॉर्मूला निकल सके। देखिए ये एजम्पशन ले रहे हैं टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर दिस इक्वेशन, राइट। तो यहां पे समझना है कि अगर हम रिवर्सिबल सिस्टम मानते हैं तो यहां पे हमारे पास एक और रिलेशन आता है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ dq बटा t फॉर रिवर्सिबल साइकिल दिस विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आप पढ़े भी होंगे क्लॉसियस इनइक्वालिटी में, ये हमारा 0 होता है। तो इस इक्वेशन को यूज करके हमें एक रिलेशन मिलेगा QG बाय में, और देखिए वो कैसे मिलेगा। तो इसमें क्या है कि जिस हीट इंटरेक्शन देखेंगे और जिस टेम्परेचर से हो रहा है उसे लिख लेंगे। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहां पे हीट एब्जॉर्ब QE हो रहा है, लेकिन किससे, इवापोरेटर से। चूंकि सिस्टम में आ रहा है तो इसको प्लस ले लेंगे, तो यहां से हम इसे ऐसे लिखा जा सकता है। ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को करेंगे, दैट इज QE बाय TE। QE हो गया इवापोरेटर से लिया हुआ हीट, ये टेम्परेचर, चूंकि हीट इनटू द सिस्टम है तो इसे हम प्लस कंसीडर कर रहे हैं, राइट। चलिए प्लस, ओके। नेक्स्ट आते हैं, अब देखेंगे QG से TG, ये भी सिस्टम के अंदर आ रहा है, इसे भी हम लोग लिख देंगे QG बटा TG, जनरेटर का टेम्परेचर, ओके, राइट। लेकिन यहां पे देख रहे हैं कि ये एम्बिएंट से भी हीट हमारा इंटरेक्ट हो रहा है, बट ये निगेटिव है। तो निगेटिव ऑफ कौन सा हीट है, Q कंडेंसर प्लस Q एब्जॉर्बर। ये दोनों हीट किस रिजर्वायर से डील हो रहा है, तो एम्बिएंट से। TA लिखते हैं, TA टेंड फॉर एम्बिएंट, ठीक है। तो ये तीनों हो गया, राइट। और अगर इस तीनों को समझें, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। कैसे होना चाहिए, कैसे हमने लिखा, ध्यान से देखिए, हमने लिखा क्लॉसियस इनइक्वालिटी से इक्वेशन 2 रिवर्सिबल मानते हुए। तो जो हीट जिस रिजर्वायर से जा रहा है, तो हीट ले लीजिए QE बटा उसका टेम्परेचर, QG बटा TG, दोनों प्लस है क्योंकि अंदर आ रहा। अच्छा, यहां पे हमने पंप वर्क को नेग्लेक्ट किया है, ये ध्यान रखना है, पंप वर्क नेग्लेक्टेड है, तभी हमें मैक्सिमम COP होगा, नहीं तो एक्चुअल में फिर आपको इसको कंसीडर करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पे हमारे पास रिलेशन आ रहा है, क्या रिलेशन आ रहा है, अगर ये निगेटिव है इधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा। तो इस इक्वेशन को थोड़ा डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं, दिस बाय दिस। तो अब ध्यान से देखिए, आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपके पास इक्वेशन है
क्यू ई प्लस क्यू जी बराबर क्यू सी प्लस क्यू एब्जॉर्ब। अब देखिए यहां से मैं चाहूं तो इसे ब्रेक भी कर सकता हूं, इसे ऐसे लिखा जा सकता है क्यू सी बाय टी एम्बिएंट प्लस क्यू ए बाय टी ए, या यू कैन से क्यू एब्जॉर्बर बाय अगेन एम्बिएंट टेम्परेचर, राइट। तो इस इक्वेशन को गौर से देखिए, क्यू ई प्लस क्यू जी। अगर इसमें मैं कुछ डिवाइड कर दूं या इस चीज को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो यहां से हमें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, ध्यान से देखिए। हमें रेशियो क्या चाहिए फाइनली, क्यू ई बाय क्यू जी का। चलिए मैं हिंट दे रहा हूं, ये आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। क्यू ई इधर है बटा टी ई, ओके ना, यहां पे हमारा है एक टर्म। क्यू जी हमारा इधर है, ये हमारा टर्म है, राइट। क्यू सी और ये है। इस दो इक्वेशन को अगर हम लोग डील करें और इस दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई करें तो आसानी से ये रेशियो निकल सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस इक्वेशन को यूज करके कैसे फाइनल एक्सप्रेशन प्राप्त करेंगे। हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को हम लोग डील करते हैं तो वहां से सीओपी निकल जाएगा। तो एक इक्वेशन है क्यू ई प्लस क्यू जी बराबर क्यू सी प्लस के, दैट इज इक्वेशन 1 फ्रॉम फर्स्ट लॉ नेग्लेक्टिंग पंप वर्क। और दूसरा हमने क्लॉसियस इनइक्वालिटी यूज किया, तो जहां पे क्यू ई बाई टी प्लस क्यू जी बराबर दिस इक्वल टू। अब जरा हम अगर एलएचएस और इस दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो ये मिल रहा है, राइट। तो अगर इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 में अगर मैं एम्बिएंट टेम्परेचर से डिवाइड कर दूं तो ये इक्वेशन बन जाएगा क्यू ई बटा टी ए प्लस क्यू जी बाय टी ए, ठीक है। इसमें डिवाइड किया बाय क्यू सी प्लस क्यू एब्जॉर्ब बाय टी एम्बिएंट, ठीक है। अब अगर देखें ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो ध्यान से देखिए दोनों का राइट हैंड साइड में इक्वल है, तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा ना। और यहां से देखेंगे हमारा सारा एक्सप्रेशन जो है ना क्यू जी ई जी, और यहां भी ई जी क्यू जी में आ जाए, और इसी का रेशियो चाहिए। तो इस दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दें तो यहां से आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं क्यू ई बाई टी ए प्लस क्यू जी बाई टी ए, दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू ई बाय टेम्परेचर ऑफ ई प्लस क्यू जी बाय टी जी। ध्यान से देखिए दिस विल बी इक्वल टू दिस, ये दोनों को हमने इक्वल कर दिया। और आप देखिए कि याद होगा सीओपी के फॉर्मूला में हमें क्या रेशियो चाहिए था, इवोपरेटर से जो हीट गया दैट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बटा जो जनरेटर से मिला। तो एक तरफ क्यू ई कर लेते हैं, एक तरफ क्यू जी कर लेते हैं, दोनों को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो चलिए क्यू ई को अगर हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं दैट इज 1 माइनस टी ई माइनस 1 बाय टी ए। इसको इधर लेके चले जाइए इस तरफ, और इसको इधर लेके आ जाइए, ठीक है। दैट मस्ट बी इक्वल्स टू क्यू जी बाय दैट इज 1 बाय टी ए बाय 1 बटा टी जी। चलिए कुछ नहीं है, इस दोनों को इधर ले लेते हैं, दैट इज क्यू ई बाय क्यू जी का वैल्यू निकाल लीजिए। और अगर ध्यान से देखेंगे इसको इधर कर लीजिए, इसको उधर कर दें ना, तो 1 बटा टी ई माइनस 1 बटा टी ए, सॉरी ये होगा ना ऊपर टी ए, दिस विल बी टी जी बाय ये वाला पार्ट 1 बटा टी ई माइनस 1 बाय टी ए। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे एम्बिएंट टेम्परेचर कैंसिल होगा, क्या बचेगा ऊपर देख लेते हैं, टी जी माइनस टी ए, इसको नीचे कर लेते हैं, दिस विल बिकम टी जी। अच्छा यहाँ पे अगर दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, दैट विल बी टी ए माइनस टी ई बाय दैट विल बी योर सिंपली टी ई, ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व कर लिए, बेस्ट तरीका है मैं लिखने का आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। यहां पे 3 रिजर्वायर था, ध्यान दीजिएगा ना, ये तो एक सॉल्व कर लेंगे निकल जाएगा एक्सप्रेशन। यहां 3 रिजर्वायर हमारे पास है,
सबसे टॉप में जनरेटर, जनरेटर का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, टेम्परेचर ऑर्डर लिखे तो जनरेटर सोर्स की तरह काम कर रहा है तो सबसे ज्यादा, इससे कम टेम्परेचर हमारा एम्बिएंट का होगा और सबसे लो टेम्परेचर इवोपरेटर का होगा। बहुत आसान है, इस ऑर्डर को याद रखना कि इवोपरेटर सिंक है सबसे लोएस्ट, जनरेटर सोर्स है सबसे ज्यादा और ये बीच में एज ए इंटरमीडिएट काम करता है, राइट। तो ये ऑर्डर हो गया। तो इसमें ध्यान रखना है कि इसको सॉल्व करेंगे तब तो एक्सप्रेशन आपको डायरेक्ट आ ही रहा है, लेकिन मैं इस एक्सप्रेशन को ध्यान देने के लिए बोल रहा हूं। ध्यान दीजिए, टीई इंटू, इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट टीजी माइनस टीए बाय दिस विल बी योर टीजी इंटू टीए माइनस टीई। चलिए ये एक्सप्रेशन आया, यहां पे समझना है ई टीई फॉर टेम्परेचर ऑफ इवोपरेटर, टीजी फॉर जनरेटर टेम्परेचर और TA फॉर एम्बिएंट टेम्परेचर या सराउंडिंग टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ये दिया हुआ है। अब ये तीन टेम्परेचर है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर इसको कैसे ध्यान में रखें, तो एक ट्रिक मैं बताता हूं, आप याद रखेंगे, ठीक है, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। इसी एक्सप्रेशन को मैं रीअरेंज करके आपके लिए लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग रीअरेंज करके लिखेंगे, दिस विल बी योर मैक्सिमम COP, राइट, ओके। तो ध्यान रखना है, इसका एक्सप्रेशन हमारा होगा दैट इज TG सबसे बड़ा माइनस उससे छोटा बाय TG। देखिए वही एक्सप्रेशन को मैं रीअरेंज कर रहा हूं, एक बेहतरीन पैटर्न हमें मिलेगा, राइट, दैट इज TE बटा TA माइनस TE। ध्यान से देखिए, यहां ये जो फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं इफिशियंसी के पैटर्न पे आ रहा है, राइट। कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस TA बाय TG। ध्यान से देखिए, दैट इज इफिशियंसी हमारा होता है 1 माइनस T2 बाई T1, बिल्कुल उसी तरह। और ये जो फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं COP के पैटर्न पे आ रहा है, TA माइनस T। तो कहने का मतलब है कि अगर आप भूल जा रहे हैं या आपको लिखना है, तो अगर ये आपको याद है जनरेटर, एम्बिएंट और इवोपरेटर, तो क्या करिए, इस दोनों टेम्परेचर को ट्रीट करिए एज ए हीट इंजन। तो इसका इफिशियंसी लिख दीजिए, ये लोअर टेम्परेचर, ये हायर टेम्परेचर, तो क्या होता है इफिशियंसी ना, इफिशियंसी हीट इंजन के तौर पे ले लेते किसको, जनरेटर और एम्बिएंट को। तो 1 माइनस T2 बाई T1, T2 क्या था लोअर, तो TA बटा TG, वेरी गुड। उसके बाद ये लिख लिया, प्रोडक्ट कर दीजिए और इसको कंसीडर कर लीजिए एज ए COP। अब इस दो टेम्परेचर का अगर आप COP लिखना जानते हैं, ये लोअर टेम्परेचर ये हायर टेम्परेचर, तो क्या होता है लोअर टेम्परेचर दैट इज TE बटा हायर माइनस लोअर। तो ये एक सिंपल ट्रिक है जिससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। बहुत आसान तरीका है कि जनरेटर एम्बिएंट को एज ए हीट इंजन की तरह फॉर्मूला लिख लीजिए, 1 माइनस T2 बाई T1 ना, था ना, ये क्या है हमारा, दैट इज लोअर टेम्परेचर और ये हायर टेम्परेचर, इस दोनों में प्लस इस दोनों को ध्यान से देखें, इस दोनों को एम्बिएंट और इसमें तो लिख सकते हैं T बटा TA माइनस TE। डेरिवेशन करने पूछेगा, दो कॉन्सेप्ट याद रखना है, एनर्जी इक्वेशन फर्स्ट लॉ और क्लॉसियस इक्वेशन, दोनों को डिवाइड करके इक्वल कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया है 6 मार्क्स में। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 2018 में VAR सिस्टम पे एक सिंपल न्यूमेरिकल पूछा गया है, देखिए क्या है क्वेश्चंस। In vapor absorption refrigeration system, heating, cooling and refrigeration takes place at the temperature of 100 डिग्री C, 20 डिग्री C and minus 10 डिग्री C. Find theoretical COP. अब अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में जानते हैं कि हमारे पास 3 टेम्परेचर है, जो सबसे छोटा होता है वो इवोपरेटर का टेम्परेचर है। तो कहना है राइट गिवन डेटा में इवोपरेटर टेम्परेचर विल बी माइनस 10 डिग्री C, दैट इज 263 केल्विन। याद रखिए डायरेक्ट टेम्परेचर नहीं पुट करेंगे, केल्विन में पुट करेंगे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा देखेंगे, सबसे जो ज्यादा टेम्परेचर वो जनरेटर का है, कितना 100 डिग्री C, तो दिस विल बी 373 केल्विन। ओके, और अगर एम्बिएंट टेम्परेचर देखें तो आप जानते हो जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर वो एम्बिएंट होता है 20 डिग्री C, दैट विल बी 293 केल्विन। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आप ना तो ध्यान रखना है, ये जनरेटर है तो ध्यान रखिए दिमाग में, ये हमारा जनरेटर है, ये कहीं ना कहीं हमारा ना एम्बिएंट है और ये कहीं ना कहीं हमारा इवोपरेटर है। मैंने ट्रिक आपको सिखाया था, तो रफ में ये करेंगे ना,
इस दोनों में क्या लेना है, COP, और इस दोनों में क्या लेना है, हीट इंजन। चलिए लगा दीजिए फॉर्मूला। मुझे याद नहीं है, मैंने सारा पूरा लाइफ इसी ट्रिक पे काम किया है, आपके लिए भी आसान होगा क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत लेंदी है। अगर COP देखें दैट, अगर ये है जैसा कि मैं जानता हूं TG TA ये बड़ा है, तो कैन आई राइट 1 माइनस T एम्बिएंट बटा TG, ओके गुड, इनटू इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा और इस दोनों का COP इसका क्या होगा, सिंपली इवोपरेटर बाय T एम्बिएंट माइनस T इवोपरेटर। चलिए ये हो गया फॉर्मूला दोनों का। चलिए प्रोडक्ट आपको मिल गया। चलिए तीनों वैल्यू पता है, पुट करिए, यू विल गेट द फाइनल आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था लास्ट टाइम, राइट, बट इस बार मुझे नहीं उम्मीद है कि इस पे क्वेश्चन आएगा। हाँ, इसके लिए इस टॉपिक से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ब्लॉक डायग्राम तैयार कर लीजिए और VCR और VAR में जो डिफरेंस है, अब मैंने आपको वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बता दिया है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम मैंने बता दिया है, तो अब आप दोनों को आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी लेक्चर 1 में ही आपको PDF का लिंक दे दिया था, वहां से डाउनलोड करिए, सारे पॉइंट्स को पढ़िए, बहुत इजी है, आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे। आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आ गया, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इतना तैयारी कर लीजिए, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी दिक्कत नहीं होगी, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी एग्जाम, स्टेट बोर्ड में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो डर एक बच्चों के बीच रहता है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, आज शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपका खत्म हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए ठीक है, तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू।